देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 अपने मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 7 निकालोगे, मिला? वहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो 2002 में आया हुआ है, आपके ईयर 2002 में, समझे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है क्या? देखो तो। हाँ सर, 2002 में आया ये क्वेश्चन। पहले हम लोग पढ़ के थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं, समझे? एक और बात है, जैसे लास्ट क्लास आप लोग आए होंगे, अगर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भी आए होंगे, इसका तो आज चौथा क्लास है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। फर्स्ट क्लास में जब हम लोग बेसिक डिस्कस कर रहे थे कि ये चैप्टर क्यों करते हैं, रीजन क्या है, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, कि प्रैक्टिकली कहाँ पर ये यूज हो पाएगा, फॉर्मूलाज में आए थे, फॉर्मूला डिस्कस हुआ था, तो उसमें हम लोग देखे थे कि 3 तरीके का फॉर्मूला जनरेटिव है, मतलब 3 ऐसा मेथड प्रेस्क्राइब किया हुआ है जिसके बेसिस पर हम लोग शेयर की वैल्यूएशन करते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट ऑफ द कंपनी, जिसमें हम लोग कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटीज कंसीडर करते हैं। दूसरा था हम लोगों का अर्निंग मेथड, जिसमें हम लोग कंपनी का प्रॉफिट या अर्निंग के ऊपर कैलकुलेशन लेते हैं। और तीसरा था फेयर वैल्यू मेथड, जिसमें नेट एसेट्स और अर्निंग दोनों का मिलाकर एवरेज करके निकालते हैं, है ना? ये सब फर्स्ट और सेकंड क्लास में डिस्कस हुआ था, कॉन्सेप्ट और बेसिक फॉर्मूलाज। फिर लास्ट क्लास हम लोग इसके ऊपर एक सम्स भी किए थे, उस दिन आए थे आप लोग? तो लास्ट डे जो सम्स हम लोग किए थे, उसमें जो स्टार्टिंग से पूरा कैलकुलेशन था, वो कैलकुलेशन हम लोगों का फर्स्ट वाले पार्ट से था। जैसे आपको अगर नेट एसेट निकालना है तो उसके लिए 2 अप्रोच दिया गया है, एक लायबिलिटी अप्रोच और एक एसेट अप्रोच। तो लास्ट क्लास वाला जो सम्स था, उसमें हम लोगों का जो नेट एसेट्स कैलकुलेट किया गया था, वो ऑन द बेसिस ऑफ एसेट अप्रोच कैलकुलेट किया गया था, समझे? अभी वाला जो ये सम्स दिया है 2002 में आया हुआ, इसमें भी हम लोगों को नेट एसेट निकालना होगा, लेकिन ये नेट एसेट्स हम लोग निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी अप्रोच। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, हम कैसे समझेंगे? एक क्वेश्चन में आप एसेट अप्रोच से निकाल रहे हैं, एक क्वेश्चन में आप लायबिलिटीज अप्रोच से निकाल रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी चीजें समझ में आती है सम्स पढ़ने के बाद, समझ रहे हैं? सम्स आप पढ़ोगे, आपका माइंड, अगर आपको बेसिक पूरा क्लियर है तो आपका माइंड बोलेगा कि इसमें एसेट अप्रोच अप्लाई होगा या लायबिलिटीज अप्रोच से नेट एसेट निकाला जाएगा, समझे? अभी सम्स एक बार पढ़कर देखते हैं, तब देखिएगा कि हमारा पूरा मैटर क्लियर होगा कि कब हम लोग एसेट अप्रोच से नेट एसेट निकालेंगे और कब हम लोग लायबिलिटीज अप्रोच से नेट एसेट फाइंड आउट करें, ठीक है? पढ़ के देखते हैं एक बार सम्स को। देखिए, द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू ए कंपनी। कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, ABCD करके ऑर्डर वाइज मेंशन किया है। पॉइंट नंबर ए में देखोगे मेंशन किया है कैपिटल 3500, 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो 3500 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया ईच वाला, मल्टीप्लाई अगर करें तो टोटल प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3,50,000। दिख रहा है? सम्स को केयरफुली देखते चलिएगा कि कैलकुलेशन करने के समय आपके मन में ये डाउट ना आए कि फिगर कहाँ से लिया जा रहा है। तो 3,50,000 का प्रेफरेंस शेयर है। उसके बाद लिखा है फुल्ली पेड अप, 83,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप। अब 83,000 इक्विटी शेयर 10 ईच करके लेंगे तो आएगा 8,30,000, है ना? ये भी फुल्ली पेड अप है। इसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज दिया हुआ है 4,75,000 की। जनरल रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस है 3,35,000 का। इसके बाद मेंशन किया था एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, टैक्स ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड है, अर्न एवरी ईयर बाय द कंपनी 1,54,250, मिला? ये हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट दे दिया है टैक्स के बाद का, टैक्स कटा हुआ है ऑलरेडी इसमें से। द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ कंपनीज इज 9.5%। ये तो आपको एकदम सरल भाषा में दे दिया। हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स दोनों में
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बहुत जगह पे जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा जो 9.5% दिया है ये क्या है, ये हमारा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर बाय नंबर 1 एसेट बैकिंग मेथड, या आपका इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या बुक वैल्यू मेथड भी इसको बोलते हैं। एसेट बैकिंग मेथड है एज्यूमिंग दैट आउट ऑफ द टोटल एसेट्स those worth ₹27,000 are fictitious। fictitious एसेट दिया है 27,000 का। और दूसरा पॉइंट बोला है आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी मेथड। अर्निंग कैपेसिटी मेथड को हम लोग यील्ड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब पूरा का पूरा सम्स हम लोग पढ़े, इसमें आप देखें कोई बैलेंस शीट दिया है नहीं, लेकिन लास्ट में जो सम्स हम लोग किए थे उसमें एक प्रॉपर बैलेंस शीट दी हुई थी, उसमें एसेट्स का इंफॉर्मेशन था। तो हम लोग नेट एसेट्स किसको लेकर फाइंड आउट किए थे, एसेट अप्रोच। लेकिन अभी वाले सम्स को जब पढ़ रहे हैं तो इसमें एसेट का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सिर्फ लास्ट में एक बोला है कि फिक्टिशियस एसेट्स है, वहां से कैलकुलेशन थोड़ी शुरू होता है, वो तो एक माइनर सा एडजस्टमेंट है, समझ रहे हैं। इसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है, लायबिलिटीज की। तो हम लोग इसमें जो नेट एसेट फाइंड आउट करेंगे वो किसको लेकर फाइंड आउट करेंगे, लायबिलिटीज अप्रोच, समझ रहे हैं। अब इसमें जो फर्स्ट मेथड से बोला है निकालने के लिए एसेट बैकिंग मेथड और दूसरा बोला है अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो एसेट बैकिंग मेथड से तो हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहले नेट एसेट निकालना ही पड़ता है ना। तो हम लोग नेट एसेट्स फाइंड आउट करते हैं। इसका आप साथ साथ कर सकते हो, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो चुकी है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हमको भी बताते रहना प्लस माइनस करके, ठीक है। हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं कैलकुलेशन फॉर नेट एसेट, ये ए नंबर लिख दे रहे हैं। ए नंबर में हम लोगों को निकालना है किस मेथड से, एसेट्स बैकिंग मेथड, या इसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, या इसको हम लोग बुक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन फॉर नेट एसेट। फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NAAES, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं हम कि कौन सा हम लोग तरीका ले रहे हैं, लायबिलिटी अप्रोच। और अब आप लोगों का ये मैटर क्लियर होगा कि ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके सम्स में इंफॉर्मेशन किस तरीके का दिया हुआ है। एसेट की इंफॉर्मेशन ज्यादा होती तो हम लोग प्रेफरेंस करते हैं, मतलब पहला तरीका हम लोग अप्लाई करते हैं नेट एसेट्स वाला ही, लायबिलिटीज अप्रोच के जगह पर एसेट अप्रोच को फॉलो करते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग लेंगे, आप लोगों को याद तो थोड़ा बहुत तो बताइएगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग सम्स में पढ़े थे 83,000 शेयर्स दिया था, 10 रुपया ईच वाला था ना। 83,000 इंटू 10 अगर करें तो हमने कहा था आएगा 8,30,000। 8300 ओके, उसको करेक्ट कर लो, वो 83,000 होगा फिगर में, समझे। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स कितना था, 9%। सम्स में देखो 7% है ना, 7% प्रेफरेंस शेयर है। कितना प्रेफरेंस शेयर है, 3,500, ठीक है, 100 रुपया ईच करके। तो तरीका ये रहेगा लिखने का कि 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, $3,500 शेयर्स है, 100 रुपया ईच करके। 3,500 इंटू 100 करेंगे ये अपना आएगा 3,50,000 है ना।
इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस। आप ऐड लिख भी सकते हो। रिजर्व एंड सरप्लस कितने की है? 3,35,000। रिजर्व एंड सरप्लस है हम लोगों का 3,35,000। ये तीनों ऐड करके कितना आएगा? तीनों ऐड करके 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15,15,000। इसमें से लेस करेंगे फिक्टिशियस एसेट। सम से लास्ट में एकदम एक फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है ना? कितने का? 27,000। अच्छा एक बात बता दें, अगर आप लोग सुन रहे हो तो इस सम्स में ऐसे लिख दिया था फिक्टिशियस एसेट, लेकिन कभी कभी वो नाम लिख देता है। वो नाम याद रखिएगा कि फिक्टिशियस एसेट के अंदर क्या क्या आता है ना? मैं बार बार हर सम्स में बोलता रहता हूँ जिससे आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, समझ रहे हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। ये 5 जो है ना वो कॉमन फिक्टिशियस एसेट्स हैं। तो अगर नाम लिख देगा तो ध्यान रखना कि वो भी फिक्टिशियस है, माइनस करके लेना है। ये कितना आएगा माइनस करके? 14,88,000। इसको हम लोग नाम देते हैं नेट एसेट्स फॉर कंपनी या नेट एसेट्स फॉर प्रोप्राइटर भी इसको बोलते हैं, है ना? इसमें से हम लोग माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम। नेट एसेट्स फॉर कंपनी का मतलब है इसमें इक्विटी का भी हिस्सा और प्रेफरेंस का भी, लेकिन हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स किसका हो रहा है? इक्विटी का। इसलिए हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम, जो कि सम्स में सिर्फ एक ही चीज है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,50,000 का। ठीक है, माइनस करके कितना आएगा? 11,38,000। अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात है, बता दे रहे हैं, माइंड में कभी बाद में कंफ्यूजन भी आ सकता है, समझे? सुन लीजिएगा। जैसे किसी के मन में ये डाउट आ जाता है कभी कभी कि जब प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस ही करनी थी तो फिर यहाँ पर ऐड क्यों किए, समझ रहे हैं? तो वो ऐड करके आपको दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा? नेट एसेट्स फॉर कंपनी या नेट एसेट्स फॉर प्रोप्राइटर के अंदर इक्विटी की भी वैल्यू होती है और प्रेफरेंस की भी वैल्यू होती है, समझ रहे हैं? तो जब हम प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमको पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी कि हमको दिखाना पड़ेगा कि नेट एसेट्स फॉर कंपनी इतने का है, जिसमें इक्विटी का भी हिस्सा है और प्रेफरेंस का भी हिस्सा है, लेकिन मेरा वैल्यूएशन किसका हो रहा है? इक्विटी शेयर का। इसलिए हम लोगों को इसमें से प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा पहले हटाना पड़ेगा, तब जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। देखा, ये जो यहाँ पर लिखे हैं नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसके बाद हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। क्या फॉर्मूला था? नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पुट कर दीजिए। नेट एसेट अवेलेबल आपका 11,38,000, ये वैल्यू में है, रुपीज में, और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। 83,000 इक्विटी शेयर है हमारा। कितना आ रहा है? 13.71। ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर एसेट बैकिंग मेथड। ठीक है, अब दूसरा वाला कर लेते हैं हम लोग। दूसरा हम लोगों से पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी मेथड। बी नंबर पॉइंट, अर्निंग कैपेसिटी मेथड।
या इसको हम लोग फील्ड मेथड भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें हम लोगों का पहला कैलकुलेशन होता है कैलकुलेशन फॉर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर्स की कितनी कमाई है, सम्स में एक बार देखना, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, दिखा इसमें प्रॉफिट पे कैलकुलेशन होगा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 154 250 था क्या? हाँ सर, 154 250 हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। सम्स में कोई ट्रांसफर टू रिजर्व का भी एडजस्टमेंट था नहीं, तो हम लोग सिंपली इसमें से लेस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। सम्स में प्रेफरेंस शेयर है, यही दिख रहा है हमको कितने का, 3,50,000 का, और आप देख रहे हो कि 3,50,000 के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 7%। अब इसका 7% निकालोगे, $24,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,29,750। ये जो अर्निंग बचा उसको हम लोग बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आपकी जितनी अर्निंग थी उसमें कोई एडजस्टमेंट सम्स में था नहीं, तो आप सिंपली उसमें से प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देकर हटाओगे, तो जो अर्निंग बचेगा, जो प्रॉफिट बचेगा, उस पे किसका हिस्सा रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हम लोगों का आ गया है कितना, जिसको शॉर्ट में EAES बोलते हैं, 129,750, ठीक है, ओके। Therefore, expected rate of earning आपको पहले निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग के लिए आपको एक फॉर्मूला दी गई थी, फॉर्मूला क्या था, EAES अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दिख रहा है, डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, और ऊपर में था इनटू 100। पुट करें 129,750 डिवाइडेड बाय, सम्स में देखो पेड अप वैल्यू कितना दिया हुआ है, सम्स में पेड अप वैल्यू आपका 8,30,000 इक्विटी शेयर्स का, देखा, इनटू 100, ये लाइन दिख रहा है साइड, कितना आएगा ये सॉल्व करके, 15.63 जो आया है ना, इसको परसेंटेज में लिखेंगे, ठीक है, 15.63%।
एक्सपेक्टेड रेट आया 15.63 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सम्स में देखो दिया था 9.5 था शायद, है ना, और इनटू फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, एक शेयर का पेड अप वैल्यू सम्स में दिया है 10। एक्चुअली जितना उसका फेस वैल्यू है वही उसका पेड अप वैल्यू भी है, क्योंकि सम्स में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मेरा शेयर फुल्ली पेड अप है, पार्टली पेड अप, समझ रहे हैं। तो जो भी वैल्यू दी है वो पूरी की पूरी हमारी फुल्ली पेड अप है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 10 ले रहे हैं। और ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 16.45 लिख लीजिए पूरा 16.45। इसको ये जो कैलकुलेशन किए ना, ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस भी कर सकते थे, अर्निंग पर शेयर, समझ रहे हैं, ये तरीका से भी कर सकते हैं। और ये दो मेथड इस सम से बोला था, एसेट बैकिंग मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड। अगर मान लो एक लाइन और जोड़ देता और बोलता है कि और इसको फेयर वैल्यू मेथड से भी फाइंड आउट करो, तो एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं होता, बस 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखना होता। फेयर वैल्यू ऑफ मेथड हमारा क्या आता, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एसेट बैकिंग वाला प्लस यील्ड वैल्यू मतलब अर्निंग कैपेसिटी वाला, दोनों को जोड़ते हैं और उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। फेयर वैल्यू मेथड का वैल्यू हम लोगों को शेयर का मिल जाएगा, ठीक है। तो इजी कैलकुलेशन था, इसको एक बार देख लीजिए, मन में कोई डाउट हो तो फिर से बता देंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे।